हेलो नमस्कार। देखिए, आप देख रहे होंगे हेडिंग हिस्ट्री वाइज नॉन एजुटेक। तो मैं जो इससे पहले ब्रिटिश शासन के अधीन प्रशासनिक विकास पढ़ा रहा था, उसी का ये अगला कड़ी है। तो हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश शासन के अधीन प्रशासनिक विकास। देखिए, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं कि हम कहां तक पढ़ाए थे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिए, अभी तक सबसे पहले हमने शुरुआत की थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कारण थे और क्या हुआ और इसकी क्या कमियां थी जिसके कारण 1781 का संशोधन अधिनियम आया, ये वाला सेक्शन हमने एक वीडियो में पढ़ा, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, कैसे सरकार गिरी वहां पर और फिर नई सरकार आई, प्रधानमंत्री पिट्स के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। फिर इसमें क्या संशोधन हुए और उसके बाद 1793 का अधिनियम। दूसरी वीडियो में हम ये चर्चा कराए थे, अगर आपको याद हो तो। देखिए, मैंने सारे बिंदुओं पर चर्चा की है। कई बार पेपर में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां पूछा गया है, मेंस के अंदर भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो मैं जितने भी किताब के अंदर पॉइंट है, बिंदु है, उन सबको मैं बोल रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। आपको ऐसा नहीं लगेगा, कभी आप मेरी वीडियो ही देख करके अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको कोई किसी किताब की कमी नहीं खलेगी। मैंने कई किताबों का निचोड़ डालता हूं। मैं ऐसे ही नहीं कि आप वीडियो बनाया, 4 बिंदु उठाए किसी किताब से और बना दिए, नहीं। और भी किताबों में अगर कुछ अच्छा है तो मैं ला करके आपके आगे परोस रहा हूं, नहीं तो जो नहीं है, जिसमें कम है या जरूरत नहीं है, उसे मैं नहीं डाल रहा हूं। आप कभी बुक को देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ, ये वाला पॉइंट इस वीडियो में चर्चा की थी, ये वाला पॉइंट भी वीडियो में बताया था, वो सब मैं सार डाल रहा हूं। और मोस्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबों में जो बिंदु होते हैं उन पर मैं चर्चा कर रहा हूं। कोशिश मेरी ये है कि आपको अच्छे से अच्छा मिल जाए। चलिए, तो अब हम यहाँ 1793 तक पढ़ाए थे और हमें याद है 1793 में ब्रिटिश शासन की जो व्यापारिक शक्तियां थी उसे 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, तो अगली बार उसका रिन्यूअल कब होगा? 1813 में। तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ही हम पढ़ेंगे। अब आ जाइए मेरे साथ आप। चलिए आते हैं। देखिए, तो 1813 का चार्टर एक्ट पे बात कर रहे हैं हम, और यहीं पर हैं, यहीं से शुरू करेंगे हम 1813 का चार्टर एक्ट। क्योंकि 1793 में 20 साल के लिए व्यापारिक अधिकार मिले थे, तो 1793 और प्लस 20 1813। ठीक होगी बात। उसके बाद फिर हम इसमें भी 20 साल के लिए व्यापार की छूट मिलेगी, तो फिर हम पढ़ेंगे 1833 का। उसके बाद फिर 20 साल की छूट मिलेगी, तो फिर हम पढ़ेंगे 1853 का। और 1853 में कंपनी के व्यापार को 20 साल के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा, कोई समय सीमा नहीं दी जाएगी। फिर 1857 का विद्रोह फूटेगा और उसके बाद हम पढ़ेंगे 1858 का चार्टर एक्ट। तो इसलिए 1857 के विद्रोह से पहले का सेक्शन हमारा इस वीडियो में पूरा हो जाएगा। 1813, 1833 और 1853 बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए हमें बिंदुओं को। आप समझिएगा, जितना अच्छा आप समझेंगे उतना ही आपका आगे क्लैरिटी होती जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट के लिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या कारण है जो 1813 का चार्टर एक्ट आया है। ठीक बात है, कारण तो वही है कि 20 साल के लिए व्यापारिक अधिकार दिए गए थे 93 में, तो 20 साल पूरे हो रहे थे, तो 1813 का चार्टर एक्ट आना ही था। नंबर 1 बात। ठीक होगी बात। नंबर 2 बात, कारण का मतलब यहाँ पर एक चीज ये है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसके अंदर जो प्रावधान है उसके ऊपर किस चीज का प्रभाव है। ठीक है, तो इसके ऊपर 2 विचारधाराओं का प्रभाव है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक है आपकी महाद्वीपीय व्यवस्था, ठीक होगी बात, और दूसरी जो विचारधारा इस पर है उसे बोलते हैं लेसेज फेयर। क्या बोलते हैं? लेसेज फेयर। आप कहेंगे लेसेज फेयर का मतलब, लेसेज फेयर को हिंदी में बोलते हैं मुक्त व्यापार। ठीक बात है, मुक्त व्यापार। आप कहेंगे, मैं अब दोनों पे बात करूंगा। सबसे पहले मैं महाद्वीपीय व्यवस्था पे बात करूंगा, फिर लेसेज फेयर पे बात करूंगा। और वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर, यूरोप में और विश्व स्तर पर ये दोनों विचारधाराएं हावी हो रही थी, जिसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा 1813 के चार्टर एक्ट में। सबसे पहले महाद्वीपीय व्यवस्था पे आता हूं। तो आइए, महाद्वीपीय व्यवस्था कौन था इसका जनक? इसका जनक था नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन कहाँ का शासक है? नेपोलियन
फ्रांस का शासक है ना, कहाँ का शासक है, फ्रांस का शासक है नेपोलियन। तो इसने जो सिस्टम शुरू किया उसे महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं। पहले मैं आपको जरा सा महाद्वीपीय व्यवस्था समझा देता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए 1799 से 1815 तक ये जो काल है ना, ये यूरोप का इतिहास नहीं, बल्कि अगर जो मैं इसे बोलूं यूरोप के नेपोलियन का इतिहास तो ज़्यादा बेटर होगा। यानी कि यूरोप का इतिहास इस समय नेपोलियन का इतिहास कहलाता है। 1799 में नेपोलियन ने फ्रांस में सारी शक्ति अपने अधीन ले ली, ठीक बात है। तो नेपोलियन का उत्थान हो गया यूरोप में। अब नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने यूरोप विजेता बनने लगा। यूरोप के बड़े बड़ी शक्तियों को इसने पराजित किया और उन पर अपना प्रभाव स्थापित किया यूरोप में, ठीक बात है। अब नेपोलियन की अंततः जो टक्कर हुई वो हुई आपकी ब्रिटेन से, ठीक बात है, ब्रिटेन से। और इन दोनों के बीच 1805 में एक युद्ध लड़ा गया जिसे बोलते हैं ट्रेफलगर का युद्ध। कौन सा युद्ध, ट्रेफलगर का युद्ध। आप कहेंगे ट्रेफलगर का युद्ध क्या था, वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं ट्रेफलगर का युद्ध, ये हुआ 1805 में। एक तरफ था नेपोलियन और एक तरफ था नेल्सन। नेल्सन ब्रिटिश नौसेनापति था और नेपोलियन, इसमें नेपोलियन की सेना को क्षति पहुंची और नेल्सन विजयी हुआ। तो इस युद्ध से, जो ट्रेफलगर का युद्ध है, परिणाम ये निकला कि नेपोलियन को पता लग गया कि वो ब्रिटेन से सीधा नहीं लड़ सकता। किससे नहीं लड़ सकता सीधा, ब्रिटेन से सीधा नहीं लड़ सकता। तो क्यों नहीं लड़ सकता, क्योंकि ब्रिटेन की नौसैनिक शक्ति उसमें वर्ल्ड में नंबर 1 थी। तो नेपोलियन ने, अब नेपोलियन क्या कहता था, नेपोलियन को पता था यूरोप पर एकाधिकार करने के लिए उसका ब्रिटेन को हराना बहुत जरूरी था, ठीक बात है। यूरोप पर एकाधिकार के लिए ब्रिटेन को हराना जरूरी था। किसको हराना, ब्रिटेन को हराना। अब ब्रिटेन को हराने के लिए उसने एक व्यवस्था चलाई, उसी व्यवस्था को कहते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था। आप कहेंगे महाद्वीपीय व्यवस्था किसने चलाई, नेपोलियन ने चलाई। कहाँ चलाई, यूरोप में। मैं इसे कह दूं, मैं अगर इसे नाम दूं तो मैं इसे कहूंगा व्यापारिक युद्ध, ठीक बात है। इसमें नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने पूरे यूरोप पे कब्जा करा और सारे ब्रिटेन के माल के लिए यूरोप के सभी देशों को ब्लॉक कर दिया। यानी कि ब्रिटेन का माल यूरोप में नहीं बिकेगा। आप कहेंगे यूरोप में कैसे नहीं बिकेगा, यूरोप के देश स्वतंत्र है। नेपोलियन ने सब देशों पर हमला किया और उन्हें पराजित किया और उन्हें बाध्य किया कि वो ब्रिटेन का माल ना खरीदें। अब ब्रिटेन का माल ना खरीदें, इससे क्या हुआ, इससे वो नेपोलियन कहा करता था ब्रिटेन को बनिया कहा करता था और वो जानता था अगर ब्रिटेन का व्यापार टूटा ना तो ब्रिटेन घुटनों पर आ जाएगा, ठीक बात है। कहाँ आ जाएगा, ब्रिटेन घुटनों पर आ जाएगा। नेपोलियन का ऐसा मानना था, ठीक होगी बात। तो उसने जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम चलाया, तो जो यूरोप ब्रिटेन के व्यापारी थे, अब मैं आपको यहाँ पे घटना बता देता हूँ। ब्रिटेन के व्यापारी थे, अब ब्रिटेन के व्यापारियों का माल यूरोप में बिकना बंद हो गया, यूरोप में बिकना बंद हो गया क्योंकि यूरोप को ब्लॉक कर दिया था किसने, नेपोलियन ने। अब ब्रिटेन में हल्ला होने लगा कि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिला हुआ था व्यापार का, केवल पूर्व के देशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती व्यापार। तो अन्य जो व्यापारी थे जिनका माल यूरोप में बिकना बंद हो गया, तो वो ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने लगे कि हमारे लिए भी भारत और पूर्व के दरवाजे खोल दो व्यापार करने के लिए, ठीक बात है। तो महाद्वीपीय व्यवस्था के चार्टर एक्ट, महाद्वीपीय व्यवस्था का प्रभाव इस चार्टर एक्ट में हम देखेंगे क्या प्रभाव पड़ा जब मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम से आया है। दूसरा था हमारा लेसेस फेयर। अगर आपको याद हो, लेसेस फेयर की जो थ्योरी है ये दी थी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को फादर ऑफ हिस्ट्री भी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं ना, अर्थशास्त्र के पिता भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, लेसेस फेयर का मतलब है मुक्त व्यापार, समझ गए आप। तो ये कह रहा था सभी देशों को
अपने देश की सीमाएं दूसरे देशों के व्यापार के लिए खोल देनी चाहिए। तो इस समय विश्व में और यूरोप में ये दो विचारधाराएं बड़ा प्रभावी थी, जिस कारण से 1813 के चार्टर एक्ट पर इन दो विचारधाराओं का कौन कौन सी, यानी कि महाद्वीपीय व्यवस्था और लेसेस फेयर का प्रभाव दिखता है। तो आइए अब चर्चा करते हैं क्या प्रावधान हुए 1813 के चार्टर एक्ट में, मैं उसमें आता हूं। चलिए, नंबर 1, कंपनी के व्यापार को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। कंपनी के नियंत्रण को तो अब 1833 तक के लिए कंपनी को छूट दे दी गई भारत में काम करने की। नंबर 1 प्रावधान हुआ, ठीक होगी बात। नंबर 2, मैंने आपको कहा ना कि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत और पूर्व के देशों से व्यापार करने की छूट थी और यूरोप की और ब्रिटेन की किसी कंपनी को ऐसी छूट नहीं थी। अब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। देखो है ना, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व के देशों से व्यापार करती थी, भारत और पूर्व के देशों से। अब ब्रिटेन की अन्य कंपनियों को भी ये अनुमति मिल गई कि जाओ आप भी खूब व्यापार करो, लूटो पूर्व के देशों को और भारत को। लेकिन आप कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? नहीं, ये कहा गया कि चीन के साथ जो व्यापार होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और चाय का जो व्यापार होगा वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बाकी अन्य कंपनियों को सभी तरह के व्यापार की छूट दे दी गई है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। लेकिन चीन के साथ होने वाले व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार या कहिए मोनोपोली बनी रही और चाय के होने वाले व्यापार पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बनी रही है। तो आप देख लीजिए, महाद्वीपीय व्यवस्था से यूरोप में व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई करने के लिए अब यूरोप के व्यापारी यानी ब्रिटेन के व्यापारियों के लिए पूर्व के देशों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। है ना प्रभाव? तो आप समझ गए होंगे। चलिए, और क्या प्रावधान हुआ? पहली बार इसमें कहा गया कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करेगी। अब किस पर खर्च करेगी? शिक्षा पर खर्च करेगी। ये पहले भी बता चुका हूं। यहीं से एक हमारे यहाँ विवाद शुरू होगा जिसका नाम होगा ओंगल प्राच्य विवाद। आप कहेंगे क्या है ओंगल प्राच्य? ये 1 लाख रुपए किस शिक्षा पर हो, पश्चिम की एजुकेशन पे हो या पूरब की एजुकेशन पे, इस बात को लेकर टकराव शुरू हो जाएगा और ये 1 लाख रुपए कौन सी एजुकेशन पर खर्च हो, इसी से जो विवाद उत्पन्न होगा उसे कहते हैं ओंगल प्राच्य। प्राच्य का मतलब पूरब है, ओंगल प्राच्य विवाद। इसका समाधान आगे होगा अगले चार्टर एक्ट में, वो मैं आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। उसके अलावा और क्या प्रावधान थे 1813 के चार्टर एक्ट में? एक प्रावधान और था, वो ये था ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति। ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई थी इसी चार्टर एक्ट द्वारा, ठीक होगी बात। तो मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रावधान जो 1813 के चार्टर एक्ट में हुए बता दिए हैं। चलिए अब मैं चलता हूं नेक्स्ट पे, यानी कि 1833 का चार्टर एक्ट में, ठीक है। चलिए, ये आपको सारे प्रावधान हो गए हैं। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, कंपनी के, है ना, और व्यापारिक एकाधिकार को नियंत्रित किया गया। चीन और चाय के साथ बना रहा, बाकी सब नियंत्रित। 1 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय, ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति, और इस जो एक्ट है इस पर क्या प्रभाव था, महाद्वीपीय व्यवस्था, लेसेस फेयर थ्योरी, मैंने दोनों बता दी। चलिए नेक्स्ट चलता हूं, आइए मेरे साथ। नेक्स्ट है 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक बात है। अब 1833 के चार्टर एक्ट पे किसका प्रभाव है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, व्यापार करने से ना इंग्लैंड में इस समय तक औद्योगिक क्रांति सफल हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति क्या हो चुकी थी? सफल। तो सफल होने से वहां पर एक धनी वर्ग बन गया था, धनी वर्ग खड़ा हो गया था, ठीक बात है। और बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा था, उत्पादन होने से वहां पर बहुत ज्यादा पैसे का संचय हो रहा था। दूसरा 1830 में इंग्लैंड में जो सरकार बनी ना वो विहिक दल की थी। कौन से दल की? विहिक दल की। कहीं आप पढ़ेंगे तो इस तरह भी लिखा होगा विहिक दल, ठीक है, WHIG मैंने लिख दिया। विहिक दल आप कहेंगे इसका क्यों मैं नाम ले रहा हूं? ये उदारवादी दल था, ठीक है,
ब्रिटेन में दो विचारधारा चलती हैं, एक रूढ़िवादी विचारधारा और एक उदारवादी। इसका सीधा सीधा प्रभाव आप हमारे यहाँ पे जो कानून पास होंगे, अगर उसमें आपको अच्छे प्रावधान मिले भारत के हित में, तो आप कहेंगे उदारवादी दल की सरकार रही होगी। और यदि आपको ऐसे प्रावधान मिले जिसमें आपको सख्ती दिखे, तो आप कहेंगे वहां पे रूढ़िवादी दल की सरकार थी। तो ये उदारवादी दल की सरकार बनी थी 1830 में। तो हमारे यहाँ पे जो प्रावधान होने थे डेफिनेटली वो थोड़े से सॉफ्ट होने थे उदारवाद की तरफ। तीसरा और क्या हो सकता है, देखिए फ्रांस की क्रांति का भी प्रभाव था इसके ऊपर, है ना। फ्रांस की क्रांति क्या कह रही थी? फ्रांस की कह रही थी स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व, मानववादिता आदि सिद्धांत थे फ्रांस की क्रांति के। तो उसका प्रभाव भी हमें 1833 के चार्टर एक्ट पर देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए इस चार्टर एक्ट पर जो विचारधारा अगर है तो वो दो व्यक्तियों की विचारधारा भी दिखती है, एक मैकाले की और एक जेम्स मिल। इन दोनों की विचारधारा का प्रभाव भी 1833 के चार्टर एक्ट पर देखने को मिलता है। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूं क्या क्या प्रावधान हुए हैं। ठीक है, चलिए। तो नंबर 1 प्रावधान तो वही है कि 1833 के चार्टर एक्ट में पुनः 20 साल के लिए व्यापार बढ़ा दिया गया, यानी कब तक? 1853 तक के लिए। नंबर 1 तो हो गया 20 साल के लिए कंपनी के व्यापारिक नियंत्रण को बढ़ा दिया गया है। नंबर 1 कंपनी के नियंत्रण को बढ़ाया गया, व्यापार पे क्या किया गया वो देखते हैं। नंबर 2 व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। इसका क्या मतलब है? एकाधिकार समाप्त। अगर आपको याद हो 1813 के चार्टर एक्ट में चीन और चाय का छोड़ दिया गया था। अब इसमें चीन और चाय ये दोनों भी व्यापारिक कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मोनोपोली छोड़ दी गई थी व्यापारिक एकाधिकार, अब वो भी समाप्त कर दिए गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गया? व्यापारिक नहीं रही, बल्कि अब वो क्या होगी? व्यापारिक से राजनीतिक कंपनी में परिवर्तित हो गई है। ठीक बात है, अब एक राजनीतिक कंपनी का रूप ले लेगी। उसे कह दिया कि आपके व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होते हैं, अब आपको राजनीतिक कार्यों के लिए एक तरह से अप्रूवल मिल गया है, आप समझ लीजिए ब्रिटेन की संसद द्वारा। ठीक होगी बात। फिर आप कहेंगे कि कंपनी के जो जिन्होंने पैसा लगा रखा था उनका क्या हुआ? उनका तय किया गया भाई आपको 10.5% का प्रॉफिट मिलता रहेगा, ये तय किया गया था, है ना। प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए अब क्या क्या प्रावधान हुए वो देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट। चलिए सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण चीज जो है वो है केंद्रीकरण। आप कहेंगे सेंट्रलाइजेशन क्या किया गया है, वो हम समझ लेते हैं। ठीक बात है। केंद्रीकरण का मतलब है अब पूरे पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अगर आपको याद हो तो। अब वो क्या हो गया? अब वो हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जितना भी ब्रिटेन शासित क्षेत्र है अब पूरे क्षेत्र के लिए एक ही गवर्नर जनरल बना दिया गया है। अभी तक क्या होता था मैं आपको बताता हूं। देखिए अभी तक क्या होता था, बंगाल में तो होता था गवर्नर जनरल, और बॉम्बे और मद्रास वहां पर होते थे गवर्नर। ठीक है, ये सब अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाते थे सारे के सारे। अब 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया वो देखिए। 1833 में कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया है। तो इस समय विलियम बेंटिंग होंगे। विलियम बेंटिंग पहले व्यक्ति होंगे जो पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन जाएंगे। इसका तात्पर्य और तरीके से समझिए, यानी कि अगर जो मैं भारत का नक्शा बनाऊं तो आप ये समझ लीजिए बंगाल जो है केंद्र बन गया है शासन का अब पूरे ब्रिटिश भारत के लिए। ठीक है, ऐसे कहना चाहिए क्या? पूरे ब्रिटिश भारत का केंद्र बना दिया है किसे? बंगाल को। अब सारे की सारी सरकार, सारे जो काम होंगे पूरे भारत के। ऐसा नहीं है कि बंबई अपने लिए अलग पॉलिसी बनाए, मद्रास अलग पॉलिसी बनाए, नहीं। अब पूरे भारत के लिए बंबई हो चाहे मद्रास हो, जो भी पॉलिसी बनेगी वो सब बंगाल से बनेगी। बंगाल में पॉलिसी कौन बनाएगा? बंगाल में गवर्नर जनरल और बंगाल में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद,
ये मिलकर ये एक तरह की सरकार का निर्माण हो गया बंगाल का, जो पूरे भारत के लिए पॉलिसी बनाएगी। ठीक बात है। अब आप कहेंगे परिषद में अभी तक 3 सदस्य थे, एक चौथा सदस्य और शामिल कर लिया गया, उसका हो गया कौन सा सदस्य था? विधि सदस्य। अब आप समझ रहे हैं भाई, अब कानून बनाना है पूरे भारत के लिए तो कोई लॉ का एक्सपर्ट तो होना चाहिए, तो चौथा सदस्य वो लॉ का एक्सपर्ट विधि सदस्य बनाया गया। ठीक बात है। देखिए गवर्नर जनरल +3 तो थे ही, +1 जोड़ा गया कौन? विधि लॉ का सदस्य, विधि सदस्य। लेकिन ये अभी परमानेंट नहीं था। ठीक है, ये क्या है? ये अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से मतलब ये कहा गया जब गवर्नर जनरल कानून बनाए तब इसे बुला ले। ठीक होगी बात। तो चौथे सदस्य के रूप में जो कानून सदस्य आए वो कौन आएंगे? वो आएंगे मैकाले। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे मैकाले। लेकिन ये अस्थायी रूप से हैं, परमानेंट मेंबर नहीं है। जब परमानेंट बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा गया आईएएस में। ठीक बात है। अब इसमें क्या हो गया आप देखिए, अब विधि आयोग बन गया, ये विधि आयोग बना दिया गया। विधि आयोग का क्या काम किया गया? विधि आयोग हो गया जो कानूनों को क्या करेगा? कोडिंग करेगा, यानी संहिताबद्ध करेगा, है ना। कानूनों को संहिताबद्ध करने का काम कौन करेगा? विधि आयोग करेगा। ठीक होगी बात। तो आप देख लीजिए, एक विधि आयोग का गठन किया जा रहा है। और देखिए 1833 के चार्टर एक्ट की एक धारा थी जिसका नाम था 87। ठीक बात है, इसे भी आपको समझना चाहिए 87 में क्या प्रावधान थे। तो मैं कंपैरिजन कर देता हूं पहले। देखिए, एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था कॉर्नवालिस। आपको याद है? नहीं, कॉर्नवालिस का काल था 1786 से 1793। ठीक है, इसने क्या किया था? इसने जो है ना जातिगत श्रेष्ठता स्थापित की थी। कौन सी श्रेष्ठता? जातिगत श्रेष्ठता। क्या मतलब है इसका? पहले वो समझ लेते हैं। तो कॉर्नवालिस की जातिगत श्रेष्ठता का मतलब ये था, कॉर्नवालिस ने कहा था उच्च पद पर यूरोपीय ही बैठेंगे बस। ठीक बात है, उच्च पद पर कौन बैठेगा? यूरोपीय बैठेंगे। तो ये जातिगत श्रेष्ठता यानी कि पदों के लिए नस्लवादी नीति किसने अपनाई थी? कॉर्नवालिस ने। अब 1833 की धारा 87 कॉर्नवालिस की नीति को समाप्त किया जा रहा है। किसकी नीति? कॉर्नवालिस की नीति समाप्त। अब आप कहेंगे समाप्त तो क्या प्रावधान किया गया वो समझ लीजिए। इसमें प्रावधान ये किया गया कि नियुक्ति करते समय, क्या करते समय? नियुक्ति करते समय जो भी नियुक्तियां होंगी ना, नियुक्ति में, ठीक है, बिना भेदभाव के होगी। नियुक्ति बिना भेदभाव के होगी। इसका मतलब आप समझे? इसका मतलब है लिंग, जन्म, धर्म, वर्ण, ये जितने भी भेदभाव हैं ये सब समाप्त कर दिए गए। ठीक बात है, ये भेदभाव क्या हो गए? ये भेदभाव समाप्त कर दिए गए हैं 1833 की चार्टर एक्ट की धारा 87 द्वारा। ठीक है, आप देख रहे हैं धारा 87 का क्या प्रावधान था। मैंने आपको बता दिया कि धारा 87 द्वारा जातिगत श्रेष्ठता को समाप्त किया गया है। जातिगत श्रेष्ठता किसने शुरू की थी? जातिगत श्रेष्ठता आपके कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रावधान है इसमें। इसके अलावा क्या है? इसमें दास प्रथा समाप्त करने की घोषणा भी की गई थी इसी में कि पहले तो इसमें कहा गया था कि इस दासों की स्थिति को सुधारो, और बाद में उसे कहा गया दास प्रथा समाप्त करना है। ठीक बात है। और इसमें क्या है? 1833 के चार्टर एक्ट में नहीं है हालांकि, लेकिन उसी का प्रावधान है तो चलिए उसे मैं नहीं बताता। तो 1833 के चार्टर एक्ट के जो मुख्य प्रावधान है मैंने आपको बता दिया है। जातिगत श्रेष्ठता की नीति को समाप्त किया गया, और आपका धारा 87 द्वारा
ये इस प्रावधान किया गया जो 1793 में शुरू हुई थी, है ना। जातिगत श्रेष्ठता 1793 में शुरू हुई थी, जिसे समाप्त किया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। ये शुरू किसने की थी? कॉर्नवालिस ने। और किसके समय समाप्त हो रही है? विलियम बेंटिंग के समय समाप्त हो रही है। ठीक होगी बात। तो अब मैं चलता हूं आगे। मेरे हिसाब से देखिए, आप कहेंगे कि मैंने सती प्रथा आदि क्यों नहीं डिस्कस किया। सती प्रथा 1829 के उसमें हुई थी, 1833 के चार्टर एक्ट में उसे अप्रूवल किया गया। तो मैं आपको बता देता हूं, 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा समाप्त हुई थी। ठीक है, नियम था 17 का, 33 का चार्टर नहीं था। 33 के चार्टर एक्ट में इसे अप्रूव किया गया था, आप ऐसे याद कर लीजिए, है ना। तो नियम 17 से 17 से सती प्रथा से संबंधित है। ठीक है, और नियम 87 किससे है? नियुक्तियों में भेदभाव की समाप्ति। आप कहेंगे चलिए मैं एक बात और बता देता हूं, जो 87 में नियुक्ति में भेदभाव है, अब तक नियुक्ति कौन करता था? अब तक नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जातिगत श्रेष्ठता देखता था, वो समाप्त किया गया। चलो आगे चलिए अगले प्रावधान पे चलते हैं। अगला क्या प्रावधान है? 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए उसे समझ लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है जो हमें समझने चाहिए। चलिए देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर जो बात करूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 1773 के चार्टर एक्ट द्वारा 24 मेंबर थे। ठीक हो की बात। अब 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या किया जा रहा है वो देख लीजिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इनकी संख्या 18 कर दी गई है। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पहले 24 मेंबर थे, 24 से घटाकर कितने कर दिए? 18। अब 18 में से भी जो 12 प्लस 6 होंगे, आप कहेंगे 6 कौन से होंगे? ये 6 सदस्य सम्राट द्वारा मनोनीत होंगे। ठीक बात है। तो 18 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर द्वारा चुने जाते थे, मैंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था, वो 24 थे, उनकी संख्या 18 कर दी गई। 18 से में भी 12 जो है ब्रिटिश सम्राट द्वारा मनोनीत किए गए। तो आप देखिए धीरे धीरे बाहर के सदस्य आने लगे हैं, धीरे धीरे कंपनी पर सरकार अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया है 1853। ठीक बात है। अब देखते हैं और देखिए नियुक्ति कौन करता था? नियुक्ति करता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैंने आपको कहा ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था। 1833 में क्या कहा गया कि भेदभाव समाप्त, यही तो कहा गया था, भेदभाव समाप्त। ठीक बात है। और 1853 में क्या कहा गया? 1853 में कहा गया नियुक्ति होगी प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा। यानी पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य कम कर दिए गए 24 से 18। 18 में से भी 12 ही कंपनी के होंगे और 6 महारानी के होंगे। और दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो नियुक्ति करता था उसे समाप्त कर दिया गया। और अब नियुक्तियां किसकी होगी? कह दिया कि इसके लिए नियुक्तियों के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, उसके माध्यम से नियुक्तियां होंगी। अब नियुक्ति कैसे होगी? नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा। ठीक है, तो आप समझ गए, प्रतियोगी परीक्षा से होगी नियुक्तियां। अब इसमें एक प्रावधान और था, वो देख। अब प्रतियोगी परीक्षा कैसे होगी, इसके लिए एक कमेटी बना दी और उस कमेटी के अध्यक्ष थे मैकाले। मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जिसे प्रतियोगी परीक्षा के बारे में सुझाव देने थे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक होगी बात। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखिए सरकार के ना 2 कार्य होते हैं। एक कार्य होता है विधायी, ठीक है, और एक कार्य होता है कार्यकारी। ठीक है, विधायी का मतलब क्या होता है? विधायी का मतलब होता है नियम बनाना, और कार्यकारी का क्या मतलब है? नियम लागू करना। तो 2 काम होते हैं सरकार के। ठीक बात है। अभी तक क्या थे? ये सब मिक्स थे। अब 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या किया गया? चार्टर एक्ट द्वारा इन दोनों में सेपरेशन कर दिया गया है। यानी कि नियम बनाना अलग काम कर दिया गया और नियम को लागू करना अलग कर दिया गया है। क्या किया गया वो मैं आपको बताता हूं। यहीं से नींव पड़ रही है कि कैसे पहले तो क्या होगा? पहले तो विधायी कार्य करने के लिए सरकारी आदमी आएंगे, फिर गैर सरकारी आदमी आएंगे,
फिर भारतीय आएंगे और फिर भारतीय चुने हुए आएंगे। और वर्तमान में भी अगर आप देखें भारतीय संसद क्या है, चुने हुए व्यक्ति हैं। तो यहीं से शुरू हो रहा है, आप देखिएगा आप, ठीक है। कैसे किया गया वो मैं बताता हूँ। विधायी कार्य यानी सरकार को नीति बनानी है विधायी कार्य के लिए। पहले तो ये कहा गया कि हम जानते हैं गवर्नर जनरल थी और उसके 3 सदस्य थे परिषद में, ठीक है, प्लस 1 जोड़ दिया गया, चौथा सदस्य हम जानते हैं 1833 के चार्टर एक्ट में विधि सदस्य को। अब विधि सदस्य को परमानेंट बना दिया गया, ठीक बात है। पहली बात तो ये हुई, परमानेंट मेंबर बना दिया गया विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का। तो टेम्परेरी मेंबर तो मैकाले बने थे और पहले परमानेंट मेंबर कौन बनेंगे, वो बनेंगे चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड पहले गवर्नर जनरल की परिषद के विधि सदस्य के रूप में स्थायी सदस्य चार्ल्स वुड बनेंगे, ठीक हो की बात। अब क्या कहा गया वो देख लेते हैं। कहा गया कि जब कानून बनाना हो गवर्नर जनरल को, कानून बनाते समय क्या करना है, तो उसमें क्या कहा गया वो देख लीजिए। गवर्नर जनरल होगा प्लस उसकी परिषद होगी, ठीक बात है। परिषद में 3 सदस्य थे, गवर्नर जनरल 1 हो गया, प्लस एक चौथा सदस्य विधि सदस्य जोड़ दिया गया, ये हो गए 4, प्लस 6 सदस्य और जोड़ दिए गए। यूं कहा गया 6 सरकारी सदस्य और आएंगे जब कोई कानून बनाना हो। अब ये 6 अतिरिक्त सदस्य कौन है वो देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आप जानते हैं ना, और सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य न्यायाधीश, तो 2 तो ये हो गए, अन्य न्यायाधीश 2 तो ये हो गए। आप देख रहे हैं, मैं दोबारा से बता देता हूं 6 सदस्य कौन कौन आएंगे जब गवर्नर जनरल की परिषद कानून बनाएगी, तो आप देख लीजिए। एक तो हो गया चीफ जस्टिस ऑफ उस समय जो सुप्रीम कोर्ट थी उसका, उसके बाद एक दूसरा हो गया न्यायाधीश जो उस समय न्यायाधीश हो, दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। एक हो गया चीफ जस्टिस और एक हो गया न्यायाधीश, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश है ना, वो हो गया। तो 2 ये हो गए। और तीसरा बंगाल, बंबई, मद्रास, कौन सा, बंगाल, बंबई, मद्रास और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ये 4 प्रांत के सदस्य और एक सदस्य यहां से आएगा, तो हो गए ना 6 सदस्य। तो अब कानून बनाते समय क्या होगा, कानून बनाते समय गवर्नर जनरल प्लस 3 उसकी परिषद के सदस्य प्लस चौथा विधि सदस्य परमानेंट मेंबर प्लस 6 बाहरी सदस्य, ये सारे मिलकर के कानून बनाएंगे। और इसे लागू कौन करेगा, लागू करेंगे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, ठीक बात है। तो देख लीजिए, ये तो हो गया विधायी कार्य और ये हो गया कार्यकारी, ये लागू करेंगे, ठीक होगी। पहले क्या होता था, यही बनाते थे और यही लागू करते थे, अब ये कर दिया कि ये बनाएगा और ये लागू करेगा। तो इस तरह से विधायी कार्य और कार्यकारी कार्यों में पृथक्करण इसी के द्वारा किया गया है। अब आप कहेंगे कि जो ये 6 सदस्य आएंगे ये कौन होंगे, जिनको कम से कम 10 साल तक का अनुभव हो, 10 साल तक सेवा करी हो ना, सरकारी सेवा कंपनी के अधीन, तो वही इसमें शामिल हो सकते थे। ये 6 सदस्य वही आते थे, ठीक हो की बात। लेकिन आप कहेंगे कि कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल और परिषद से लेकर गवर्नर जनरल, परिषद और 6 सदस्यों को दे दी। लेकिन ये भी कहा गया कि गवर्नर जनरल वीटो कर सकता है, वीटो कर सकता है। मान लो कोई कानून बना और गवर्नर जनरल को लगता है कि ठीक नहीं है, तो गवर्नर जनरल उसे लागू करने से रोक सकता है, ठीक बात है। यानी कि गवर्नर जनरल और परिषद भले ही 6 सदस्यों से मिलकर कानून बना रही हो, लेकिन उसे वीटो करने की पूरी शक्ति है। कानून वीटो करने का मतलब है बनाए गए कानून को रोक देना, ठीक बात है। और क्या कमी हो सकती है इसकी, और कमी है कि सरकारी सदस्य बुलाए हैं तो सारे अंग्रेजी, भारतीयों की कोई भूमिका नहीं, ठीक होगी बात, कोई भूमिका नहीं। तो आप यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे कि कैसे भारत में विधानसभा या संसद का डेवलपमेंट होगा। तो देख लीजिए 1853 में क्या किया गया, गवर्नर जनरल प्लस परिषद प्लस 6 सदस्य आएंगे, ठीक है, 6 सरकारी हैं। फिर आगे क्या होंगे, आगे ये गैर सरकारी हो जाएंगे,
अगले आगे जब डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे, ठीक बात है। गैर सरकारी के बाद धीरे धीरे ये मनोनीत हो जाएंगे, यानी कि नॉमिनेट होंगे, और उसके बाद ये चुने हुए हो जाएंगे, और चुने हुए होने के बाद ये संसद का रूप लेने लग जाएगा। ठीक है, आगे इस तरह से विकास होगा हमारे संविधान का। ठीक है, तो 1853 के चार्टर एक्ट की जो मुख्य प्रावधान थे वो मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर मैंने आपसे तीनों चार्टर एक्ट डिस्कस कर लिए हैं। आशा है आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अगली वीडियो आने तक थैंक यू, टेक केयर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू।